जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CGL 2025 एग्जाम के लिए GKGS की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार ये क्लास चल रही है और आज जो है इसकी ये 5th क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लासेस कर चुके हैं और इसकी ये 5th क्लास है। और इनमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम जो है तो GKGS की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि SSC CGL में पूछे गए हैं, तो हम उनको यहाँ पर जो है तो डिस्कस कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन है, तो आज के जो क्वेश्चन है तो ये लिए गए हैं 13 दिसंबर 2022 में आए थे, शिफ्ट 4th में, यानी चौथी शिफ्ट में आए थे 19 दिसंबर 2022 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे 25 क्वेश्चन SSC सीजीएल में GKGS के, तो हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। इसके अलावा आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो SSC सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो है आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता? तो जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये जो है तो ये कम हुआ था, तो ये जो है 2021 में दिया गया था। कब? 2021 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो ये जो है तो जो फिल्म है 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में 19 के बीच में जो फिल्में बनी थी, तो उनके लिए ये दिया गया था। क्योंकि आपको पता है 2020 में जो है तो लॉकडाउन लग गया था, इसके कारण यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, ना कोई फिल्में आई, ना ही कोई अवार्ड से फंक्शन कुछ हुआ। तो 2021 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे मिला था? यानी सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार गोपी सुंदर, डी इम्मान, मनीष शर्मा या देवी श्री प्रसाद। तो ये जो पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था डी इम्मान को। किसको? डी इम्मान को जो है ये पुरस्कार दिया गया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है? M1 और M2, M2 और M4, M3 और M2, M1 और M4। तो संकीर्ण मुद्रा के रूप में जो जाना जाता है, तो जाना जाता है M1 और M2। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त कौन है? तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था और इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या? नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन जो है इसको कहा जाता है। और समुद्रगुप्त है तो ये जो किसका बेटा था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम एंड रानी कुमार देवी, रानी कुमार देवी इनका पुत्र था। कौन? समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और जो रानी, यही पूछा गया कि समुद्रगुप्त की जो माता थी रानी कुमार देवी, ये किस गण से संबंधित थी? तो ये जो संबंधित थी, तो कौन सा गण? तो ये लिच्छवी गण से संबंधित थी। कौन से गण? लिच्छवी गण से संबंधित थी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोलिया, तो कोलिया से एक बात याद आती है, तो कोलिया वंश से जो संबंधित थी, तो जो गौतम बुद्ध की माता थी, गौतम बुद्ध की माता, गौतम बुद्ध की माता, इनका नाम आप कमेंट करेंगे। तो गौतम बुद्ध की जो माता थी, तो ये किस वंश से? ये कोलिया वंश से संबंधित थी। इसके अलावा शाक्य, तो शाक्य वंश से जो है तो गौतम बुद्ध के पिता संबंधित थे। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या? शुद्धोधन जो है ये गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे, कोलिया वंश से इनकी माता संबंधित थी गौतम बुद्ध की, और उनका आपको नाम बताना है कमेंट में। और लिच्छवी वंश से कौन? समुद्रगुप्त की माता रानी कुमार देवी जो है तो ये लिच्छवी वंश से संबंधित थी। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, तो आप इनको नोट जरूर करेंगे। और जैसे ये वीडियो खत्म होती है, आप उसके बाद 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा रिकैप लेंगे, ताकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और जो चीज़ें आपने नोट की हैं, तो उनको आप रिवाइज कर सके। रिवाइज कैसे करना है? कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। पहली बार करेंगे, फिर दोबारा, फिर तिबारा, इस तरीके से एक ही बार में 3 बार रिवाइज करना है, ताकि आपको जो चीज़ें पढ़ते हैं आप, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें जल्दी से जल्दी याद होंगी और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें याद होंगी और आप कभी भी इनको भूल नहीं पाएंगे। और यही चाहिए कि एग्ज़ाम में जो है तो यही चाहिए होता है कि कोई भी जो क्वेश्चन आए तो हम उसको भूल ना पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? कथकली, भरतनाट्यम, कथक या मोहिनी अट्टम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। किससे? भरतनाट्यम से ये संबंधित है। हम देखते हैं यहाँ पर, तो जो कथकली है, तो कथकली कहाँ का? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है।
भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, मोहिनीअट्टम ये भी कहाँ का, केरल का है। और मैं कई बार बता चुका हूँ, बार बार बताता हूँ कि हमारे भारत में जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है, शास्त्रीय नृत्य, तो इनकी जो संख्या है, तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी जो संख्या है ये है 8। 4 तो यहीं पर होगा, कथकली, भरतनाट्यम, कथक और मोहिनीअट्टम। इसके बाद 4 बचे, तो एक आ जाता है सत्रिया। तो सत्रिया ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, असम का है। फिर आ जाता है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है तो ये कहाँ का, कुचिपुड़ी जो है तो ये आंध्र प्रदेश का है। फिर आ जाता है ओडिसी। ओडिसी, तो ओडिसी जो है ये कहाँ का, ये ओडिशा का है। और फिर इसके बाद मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है तो ये कहाँ का है, तो मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है। तो ये हैं भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। इन 8 के 8 को आप याद करना है। इसके अलावा लोक नृत्य भी होते हैं। लोक नृत्य हर राज्य के जो है ये अलग अलग होते हैं। तो जब हम इनको कभी डिस्कस करेंगे तो हम उसकी एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला होगा बिल्कुल, तो हम उससे 1 या 2 महीने पहले जो है तो इस पर भी हम बात करेंगे, जहाँ पर मैं टॉपिक वाइज आपके लिए जो है तो टॉपिक वाइज चैप्टर से लेकर आऊँगा, जहाँ पर हम चैप्टर वाइज चैप्टर जो है तो टॉपिक से पढ़ेंगे। जैसे लोक नृत्य होगा, शास्त्रीय नृत्य होगा, इसके अलावा भारत की नदियाँ, भारत की झीलें, जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सबको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूपर पट्टी यानी क्रस्ट पृथ्वी की वाह्यतम परत है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से डैश प्रतिशत से भी कम है, जिसकी समुद्री परपटी एवं महाद्वीपीय परपटी का अधिकांश हिस्सा हिस्सा जो है तो ये फेल्सिक चट्टानों से बना है। तो ये कितने प्रतिशत से भी कम है, तो जो भूपर्पटी की वाह्यतम परत है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 1% से भी कम है। कितने, 1% से भी कम है। और जो भूपर्पटी है तो ये सबसे जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत एंड सबसे पतली परत भी कही जाती है। सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत भी है कौन सी, क्रस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार क्षेत्र इसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये कौन सा अधिकार है, जो अगर कोई केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है या फिर कोई राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है, तो जिसमें जो है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, तो ये किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो जो उनका अधिकार है, तो सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार है, तो ये है इनका मूल अधिकार। कौन सा है, मूल अधिकार। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कुछ अनबन हो गई, या फिर समझ लीजिए 2 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनके बीच में कुछ अनबन हो गई, तो इसका जो निपटारा कौन करेगा, तो इसका जो निपटारा करेगा कौन, तो निपटारा करेगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, विभज्योतक की कोशिकाओं में डैश नहीं होता। तो विभज्योतक की कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, सेलुलोज, भित्ति, रसधानी, कोशिका द्रव्य या केंद्रक। तो इनमें जो नहीं होता है, तो इनमें क्या नहीं होता है, तो इनमें होता है रसधानी, नहीं होता है रसधानी। नेक्स्ट, मेंटल के ऊपरी भाग को डैश कहा जाता है। तो मेंटल के ऊपरी भाग को क्या, तो ये कहा जाता है दुर्बलता मंडल। क्या कहा जाता है, दुर्बलता मंडल। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये सारे क्वेश्चन मैंने बताया कि 19 दिसंबर 2022 के शिफ्ट 4 में आने वाली ये सारे क्वेश्चन हैं। गुरु पूर्णिमा भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है। तो किस महीने में आता है, कार्तिक, बैसाख, श्रवण या आषाढ़। तो ये आता है किसमें, आषाढ़ में ये आता है गुरु पूर्णिमा, जिसमें जो भी गुरु होते हैं तो उनकी पूजा इसमें की जाती है। जैसे हमारे टीचर्स हैं तो उनकी जो है तो उनके बारे में बात होगी, उनकी पूजा भी इसमें की जाती है गुरु पूर्णिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करने वाली अंतरराज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, तो इस परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये है इसके भारत के प्रधानमंत्री। कौन, भारत के प्रधानमंत्री। और ये जो क्वेश्चन है 2022 में एग्जाम हुआ था, उसी एग्जाम से रिलेटेड ये पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है किसका, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो आप करंट अफेयर्स भी याद कर कर जरूर जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो भार होता है ये भी उसमें होता है। इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मुख्य रूप से मनाया जाता है? अगर हम बात करें हॉर्नबिल फेस्टिवल की, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर, ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड, नागालैंड में ये मनाया जाता है। और ये जो है तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है और 10 दिनों का त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? सन 2000 में 1 दिसंबर सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और जो है नागालैंड सरकार के द्वारा की गई थी, ताकि जनजाति की जो सांस्कृतिक संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। फिर हम बात करते हैं अम्बुबाची। तो ये एक अम्बुबाची मेला लगता है। तो ये अम्बुबाची मेला जो है तो कहाँ पर? तो ये लगता है असम में। कहाँ पर? यहाँ पर देख लीजिए, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में लगता है। गुवाहाटी असम में। और गुवाहाटी असम में कहाँ? तो गुवाहाटी असम में एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या माता मंदिर। क्या नाम है इस मंदिर का? कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर है कहाँ पर? गुवाहाटी असम में। और यहीं पर एक मेला लगता है अम्बुबाची मेला, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। रेलवे और एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, या फिर ये पूछा जाता है कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ है, या फिर कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला लगता है। तो ये सारी चीज़ें पूछ जाती हैं, रेलवे हो चाहे एसएससी, इनका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि एक ना एक शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन हर साल आता है। फिर हम देखते हैं बंगाला। तो बंगाला ये कहाँ पर? तो जो बंगाला है जिसको 100 ड्रम उत्सव या 100 ड्रम फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है। और जो बंगाला उत्सव है ये कहाँ पर? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पर? मेघालय में मनाया जाता है। अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है, ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये सोलोंग। तो सोलोंग उत्सव जो है तो ये कहाँ पर? ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी, हॉर्नबिल, अम्बुबाची और बंगाला सॉरी माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरी भारत में 2011-12 में गरीबी अनुपात घटकर डैश हो गया। कितना हो गया? 21.4%, 26.4, या फिर 23.4, या 28.4%। तो शहरी भारत में 2011-12 में गरीबी अनुपात घटकर जो हो गया था, तो ये हो गया था 26.4%। नेक्स्ट, 2018 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप की बात है, फीफा जो है तो किससे संबंधित है? जो फीफा है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित हम बात करते हैं फीफा की। तो फीफा का जो पहला एडिशन हुआ था, फर्स्ट वाला एडिशन, तो ये कब हुआ था? तो इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था तो ये हुआ था कब? ये हुआ था 1930 में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था उरुग्वे में। कहाँ पर? उरुग्वे में ये हुआ था। और ये इसका जो विनर था, विनर, तो इसका जो विनर कौन था? तो इसका विनर भी कौन था? तो इसका विनर भी था उरुग्वे। होस्ट कंट्री कौन सी थी? उरुग्वे। और विनर भी कौन था? उरुग्वे। फिर अभी जो लास्ट वाला फीफा विश्व कप हुआ है तो ये कहाँ पर हुआ? तो जो लास्ट वाला हुआ तो ये हुआ है 2022 में। कब? 2022 में हुआ था। कहाँ पर? कतर में। और इसको जीता किसने? तो इसको जो जीता है तो इसका जो विनर रहा, तो इसका जो विनर रहा ये रहा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना वही टीम है जिसमें मेसी खेलते हैं, तो मेसी की देश की टीम है अर्जेंटीना। फिर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट फीफा होगा तो ये कहाँ पर होगा? जो नेक्स्ट वाला होगा तो 2026 में होगा। कब? 2026 में होगा। और ये कहाँ कहाँ होगा? तो ये कनाडा, यूएसए एंड मेक्सिको, इन 3 देशों में होने वाला है 2026 का फीफा विश्व कप। यानी अगले ही साल, अभी 2025 चल रहा है और अगले साल ये होगा। फिर इसके बाद वाला जो नेक्स्ट होगा 2026 के बाद, तो 2026 के बाद जो होगा तो ये होगा 2030 में। कब? 2030 में। हर 4 साल के बाद होता है। 2030 में होगा कहाँ कहाँ? तो ये होगा मोरक्को में, मोरक्को, स्पेन एंड पुर्तगाल। इन तीन देशों में होगा 2030 का। अब बात ये भी आती है, पहले हम आंसर पे बढ़ते हैं। तो 2018 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो जो आयोजित किया गया था 2018 का फीफा विश्व कप, तो ये कहाँ पर? ये रूस में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? रूस में आयोजित किया गया था। और इसको जीता किसने था? तो इसमें जो विनर था, तो इसका जो विनर था तो ये था फ्रांस। कौन था? फ्रांस इसमें विनर था। और इन्होंने जो है तो ये सेकेंड टाइम इसमें जीता था। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि फीफा विश्व कप जो है तो सबसे ज़्यादा बार किसने जीता? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जीता है तो ये ब्राज़ील ने जीता है। किसने?
ब्राजील, ब्राजील ने कितने 5 बार जीता है। फिर इसके अलावा जर्मनी एंड इटली, तो जर्मनी और इटली ने कितने 4 बार जीता है। इसके अलावा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ने कितने बार 3 बार जीता है। फिर फ्रांस एंड उरुग्वे, इन्होंने कितनी बार, इन्होंने 2 बार जीता है। और इंग्लैंड एंड स्पेन, इंग्लैंड और स्पेन ने कितनी बार जीता है, तो इन्होंने 1 बार जीता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं तो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस वर्ष में जेम्स मिल ने एक बड़े पैमाने पर 3 खंड का काम प्रकाशित किया, ब्रिटिश भारत का इतिहास? तो इन्होंने किस वर्ष में किया था, तो इन्होंने 1817 में किया था। और जो 3 खंड का काम प्रकाशित किया था कितने, तो इनका जो नाम था, तो ये इन्होंने लिखा था 3 खंडों में विभाजित किया था। तो ये था 3 विभाजित, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन तीनों में इन्होंने इनको विभाजित किया था। किसने, जेम्स मिल ने 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में आयोजित किया गया था। तो कहां पर आयोजित किया गया था, तो ISSF, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका जो हेडक्वार्टर है, तो यह है मुनिक, मुनिक जर्मनी में। कहाँ पर, मुनिक जर्मनी में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगर हम बात करें ISSF की, तो ISSF का जो स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कब, 1907 में जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। जब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी ISSF की, तब इसको जो है तो ये किस नाम से, तो इसको जब है ISU के नाम से जाना जाता था, यानी इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन, इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन 1998 में, कब, 1998 में इसका रीनेम्ड किया गया, रीनेम्ड। तो इसका जो रीनेम्ड किया गया, तो इसका नया नाम क्या रख दिया गया था, तो फिर इसका 1998 में इसका नाम रख दिया गया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ये 2022 में इसका विश्व कप आयोजित कहाँ किया गया था, जूनियर वाला, तो ये किया गया था कहाँ पर, जर्मनी में। कहाँ पर, जर्मनी में, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो देखिए 1885, अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की हम बात करते हैं स्टेब्लिशमेंट। तो इसकी जो स्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो ये हुई थी 1885 में। कब, 1885 में। और कहाँ पर हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये बम्बई में हुई थी। और इसके जो फाउंडर थे, तो फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर हैं A.O. ह्यूम, एओ ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो INC की पहली मीटिंग थी, ठीक है, तो इसका जो पहली मीटिंग हुई थी कहाँ पर, तो इसकी पहली मीटिंग हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ पर जो है इसकी पहली मीटिंग हुई थी। किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब हम बात करते हैं इसकी जो पहली मीटिंग, तो देखिए जो इसका पहला अध्यक्ष कहा जाता है, पहला अध्यक्ष पूछा जाता है, तो उनका जो पहला अध्यक्ष था, तो 1885 में इसका जो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था बम्बई में, ये अधिवेशन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि पहला पारसी अध्यक्ष, तो पहला पारसी अध्यक्ष तो जो थे, तो ये कब बने थे, तो 1886 में बने थे। ये अधिवेशन कहाँ पर, ये कलकत्ता में हुआ था। और ये कौन बने थे, तो ये बने थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। फिर पूछा जाता है कि पहले, यानी पहला मुस्लिम अध्यक्ष,
तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो है तो ये 1887 में मद्रास अधिवेशन में बने थे। कौन बने थे? तो ये बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पहले मुस्लिमों का पहला ब्रिटिश। तो पहला ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो ये 1888 में बने थे। कहाँ पर? इलाहाबाद अधिवेशन में। इलाहाबाद अधिवेशन में। और ये कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो है इसमें अध्यक्ष बने थे। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 1885 के बम्बई अधिवेशन में बने थे। फिर पहले पारसी दादाभाई नौरोजी 1886 कलकत्ता। पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास। और पहले ब्रिटिश जॉर्ज यूल 1888 मद्रास में। फिर इसके बाद पूछ जाता है पहली महिला अध्यक्ष। तो पहली महिला अध्यक्ष जो है तो ये 1917 का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। और कौन थी ये? तो ये थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट जो है तो ये पहली महिला अध्यक्ष थी आईएनसी की। फिर इसके बाद पूछ जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहले पूछा गया था पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछी जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी अध्यक्ष। और ये कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। ये आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि सबसे युवा अध्यक्ष। तो सबसे युवा अध्यक्ष जो थे तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कब बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? ये 1923 का एक दिल्ली अधिवेशन हुआ था, दिल्ली स्पेशल अधिवेशन। यहाँ पर जो है ये आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। और फिर इसके बाद कि सबसे लंबे समय तक भी कौन बने थे? तो ये सबसे लंबे समय तक भी आईएनसी के अध्यक्ष थे। कौन? ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये कब बने थे? तो ये जो है तो ये 1940 से लेकर 1945 तक लगातार 6 साल के लिए ये अध्यक्ष चुने गए थे। फिर इसके बाद एक पूछा जाता कि गांधी जी। तो गांधी जी कब बने? तो गांधी जी जो है तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। कहाँ पर? 1924 के बेलगाम अधिवेशन में जो है ये गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1885 में हुआ था। कहाँ पर? बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने? तो इसमें जो है तो ये 72 प्रतिनिधियों ने, कितने? 72 प्रतिनिधियों ने जो है इसमें जो है ये भाग लिया था। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे जो मैंने आपको बताई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक नीति 1956 का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिक नीति जो कि 1956 में आई थी, इस पर उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उद्योगों में विविधता आने लगी, या फिर भारत औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, उन वस्तुओं के आयात से बचा गया जिनका भारत में ही उत्पादन किया जा सकता था, या फिर 1991 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का हिस्सा कम हो गया? तो इसका जो राइट आंसर है, तो औद्योगिक नीति 1956 का उद्योगों पर जो प्रभाव पड़ा था सबसे बड़ा, तो ये था उद्योगों में विविधता आने लगी। उद्योगों में क्या विविधता आने लगी थी? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह ने सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी? तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि जो एग्जाम था, एग्जामिनर ने ही थोड़ा इसको गलती कर दिया था। क्योंकि जो जॉन सॉन्डर्स है, कौन? जॉन सॉन्डर्स एक पुलिस अध्यक्ष था। और इसकी जो हत्या की गई थी कब? ये 1928 में की गई थी। 17 दिसंबर 1928 को जो है इसकी हत्या की गई थी गोली मारकर। किस किस ने की थी? तो इसकी जो गोली मारकर हत्या की गई थी, तो की गई थी भगत सिंह द्वारा। भगत सिंह, इसमें शामिल थे भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। और इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी थे। ये भी कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद।
तो ये चारों बताया जाता है, लेकिन खासकर 3 लोगों का नाम आता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, और चंद्रशेखर आज़ाद का कभी-कभी नाम आता है। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो है तो इन्होंने इसकी हत्या की थी, किसकी? जॉन सॉन्डर्स की। लेकिन क्या हुआ था, इसकी पहले आपको थोड़ी-सी एक कहानी जानना ज़रूरी है। 1928 में एक चीज़ हुई थी, 1928 में। 1928 में क्या हुआ था? 1928 में आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया। इसमें कुछ कमियां थी जिसके कारण जो है तो मैं इसकी पूरी डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, जब हम कभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो साइमन कमीशन 1928 में जब भारत आया तो इसमें जो है तो क्या इसका विरोध हुआ, क्योंकि इसमें 7 लोग थे, यानी 7 सदस्य थे, और 7 के साथ जो है तो ये ब्रिटिश थे, तो अंग्रेज थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसका जो है तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे, और लाहौर में जो है इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो जो विरोध हो रहा था तो इस विरोध में जो जेम्स स्कॉट था, कौन? जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट जो कि एक बड़ा अधिकारी था, इसने जो है तो लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। किसको? जॉन सॉन्डर्स को इसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, और जॉन सॉन्डर्स ने जो है तो लाठीचार्ज करवा दी, जिसके कारण जो है एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। इनकी जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें लाठीचार्ज में घायल हो गए थे, और इसी घायल होने के कारण से जो है तो इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जो है तो ये जेम्स स्कॉट को, किसको कहाँ गया जेम्स स्कॉट, हाँ, तो ये जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया था। लेकिन क्या हुआ कि जेम्स स्कॉट उस दिन आया नहीं था, और आया कौन था? जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स से आया था, क्योंकि जेम्स स्कॉट नहीं आया था, जॉन सॉन्डर्स आया था, तो पहचानने में इनको गलती हो गई। तो इन लोगों ने तो जो है ये जॉन सॉन्डर्स को ही गोली मार दी, जिसके कारण उसकी हत्या हो गई, और इसी के कारण जो है तो इन पर इसको जो जॉन सॉन्डर्स की हत्या हुई थी, जिसको क्या इसको लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है। लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र एंड दिल्ली लाहौर षड्यंत्र भी कहा जाता है। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र और लाहौर षड्यंत्र भी कहा जाता है, जब जेम्स स्कॉट को इन्होंने मारा था, और जेम्स स्कॉट को मार दिया, और इसी के लिए जो है तो इनको 1931 में मार्च 24 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। 24 मार्च 1931 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या करने के लिए इन तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो हत्या कर दी गई थी, तो किस क्रांतिकारी समूह के द्वारा की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा इसकी गठन किया गया था। लेकिन जब 1928 में जॉन सॉन्डर्स की हत्या की गई थी, तब इसका नाम बदलकर हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना जो है भगत सिंह ने और चंद्रशेखर ने मिलकर कई क्रांतिकारियों के साथ की थी। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन थोड़े उन्होंने मिस्टेकन कर दिया था, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 तक रहा, जब 1928 में भगत सिंह ने इसका नाम चेंज कर दिया गया था। और जो क्रांतिकारी हैं तो इन्होंने इसकी हत्या 1927 में नहीं, 1928 में की थी, 17 दिसंबर को। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा का सही प्रतिशत क्या है? तो वायुमंडल में तो देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 20%, ये तो पहला गलत हो गया। नाइट्रोजन 10.95%, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। और नाइट्रोजन ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही दिख रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन कितना 78% नाइट्रोजन, ये बिल्कुल सही है। 21% ऑक्सीजन, और 0.03% जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें, अन्य ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से किस गतिविधि पर प्रतिबंध लगाता है? परमाणु विस्फोट पर, या गैज बांझ, मिट्टी का परिचय, या कूड़े कचरे का निर्वहन? तो अब देखते हैं 1 और 2, 1 2 3, केवल 3, 2 और 3, तो कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। तो भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 अंटार्कटिक में परमाणु विस्फोट, गैरबांझ मिट्टी का परिचय, कूड़े कचरे का निर्वहन सभी के लिए रोकता है, यानी प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट, कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक
अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस की इलेक्ट्रॉन रागी संकलन अभिक्रियाओं की रेजियो सेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा नियम है? कॉर्नेफोर्थ के नियम, ब्रेटर्थ का नियम, मार्कोव निकोव का नियम या बाल्डविन का नियम। तो ये कहता है मार्कोव निकोव का नियम। ठीक है, किसका? मार्कोव निकोव का नियम। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो आप इसको पढ़कर हल करेंगे। नेक्स्ट, किस फसल को अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? तो कौन सी फसल है जिसको उच्च वर्षा और तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है? चावल, जूट, मक्का या कपास? तो देखिए एक चीज देख लीजिए, चावल, जूट, मक्का और कपास ये जो है तो ये सारी की सारी किसकी? ये खरीफ की फसलें। किसकी? खरीफ फसलें हैं। और अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती किसे? तो ये नहीं होती है मक्का को। किसको? मक्का को उच्च तापमान और अधिक वर्षा की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OBEP कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था कहाँ पर? ओडिशा में ये शुरू किया गया था। कहाँ पर? ओडिशा में। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A के अनुसार यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह इसका पालन करे डैश और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करे। तो अनुच्छेद 51A जो कहता है, तो ये कहता है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करे। तो देखिए भारत के जो अनुच्छेद 51A है, तो अनुच्छेद 51A में जो है हमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। क्या? 11 मौलिक कर्तव्य, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें दी गई हैं। और जो है तो इस संविधान के भाग 4A में है। कहाँ पर? भाग 4A में ये दिए गए हैं। और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी मौलिक कर्तव्य है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, विचार, ये कहाँ से? इसका जो विचार लिया गया है ये रूस से लिया गया है। और जो है तो ये 42वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में। 1976 में हुआ था 42वां संशोधन अधिनियम। इसके तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इसके द्वारा जोड़ी गई थी। और फिर एक हुआ था 86वां संशोधन अधिनियम 2002। इसके तहत जो है तो ये 11th कौन से? 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में। तो हमें कितने? हमें 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय या असम? तो बहुत इजी है। तो ये कहाँ पर? ये असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में स्थित है मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC CGL 2025 के 25 के लिए जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े। और इसमें हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पढ़े थे, तो इसमें हमारे कौन से क्वेश्चन थे? तो हमारे जो क्वेश्चन लिए गए थे हमारे द्वारा, तो ये सारे क्वेश्चन लिए गए थे 13 दिसंबर 2022 के शिफ्ट 4 के क्वेश्चन थे। और ये हमारी इसकी 5th क्लास थी। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।